Very good morning, students. So today I'll go through the next video. That is the next topic, post notions of kingship. This particular topic discusses what happens to the ancient Indian history when the Mauryan dynasty collapsed. सो मौर्यंस के बाद कौन से वो रूलर्स हैं हु स्टार्टेड रूलिंग एंड किस तरह से इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारा चेंज आया एंड बहुत सारे किंगडम्स आए बिकॉज यू सी व्हेन एन एम्पायर इज ह्यूज एंड जब अशोका जैसा रूलर इतने बड़े एम्पायर को अफगानिस्तान से आंध्र प्रदेश तक के एम्पायर को व्हेन ही कैन कीप इट अंडर हिज कंट्रोल तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इट इज ईजी टू ओवरथ्रो अ वेरी वीक रूलर लाइक बृहद्रथ फॉर पुष्यमित्र शुंग टू डिफीट हिम, टू गैदर एन आर्मी ऑफ ब्राह्मण्स एंड बीइंग अ मिलिट्री कमांडर अपनी पोजीशन को यूज करते हुए एक तरह से बिट्रेल ही माना जाएगा रूलर के लिए. लेकिन ठीक है, एक रिलीजियस डोमिनेंस को स्टैब्लिश करते हुए इट वॉज ईजी फॉर द ब्राह्मण्स टू डू दैट. बट after that, managing such a vast empire with initially the same level of hardship, it's very, very difficult. So, कुछ ऐसा ही हुआ इन 184 BC when Shunga dynasty took over the throne from the Brihadrath, the Mauryan ruler, and Shungo ने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की Shunga dynasties नाम से, and from 184 BC they started ruling. So Shungo के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने बड़े एम्पायर को हम कैसे कॉन्कर कर पाएंगे. So whenever there is a change of power, जनरली व्हाट हैपन, जितने रूलर्स होते हैं छोटे मोटे जनपदों के जो रूलर्स होते थे, दे यूज टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट. क्योंकि अब आपको पता है कि जिस किंग के अंडर आप काम करते थे, जिस डायनेस्टी के अंडर आप रूल करते थे, नाउ द डायनेस्टी डजंट एग्जिस्ट. सो दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर द स्मॉल रूलर्स टू इमर्ज इनटू अ ह्यूज रूलर. तो उसमें जो स्ट्रांग होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो वीक होते हैं दे वेट फॉर समवन एल्स टू डोमिनेट. तो कुछ ऐसा ही टाइम पीरियड अब इंडियन हिस्ट्री में आया. तो मौर्यंस की डायनेस्टी से खत्म होने पे पूरा एक एरा कहा गया है, अपने आप में एक टाइम पीरियड था मौर्यंस का, क्योंकि 150 साल रूल करते थे. तो एज सुन एज दैट कम्स टू एन एंड, इट वॉज द इंडो ग्रीक्स जिन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया द एरिया ऑफ नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया. सो इंडो ग्रीक्स की अब बात करें तो शुंग तो मगध में रूल कर रहे हैं, मगध तक ही अपने आप को सेंट्रलाइज रखते हैं. शुंगो ने ये डिसाइड किया कि दे आर नॉट गोइंग टू रूल ओवर द एंटायर इंडिया बिकॉज नाइदर दे हैड सच अ ह्यूज मिलिट्री टू रूल ओवर दैट एंड नॉट दे वांट टू टैकल द एंटायर सिचुएशन. वॉट दे फोकस्ड बेसिकली ऑन मगध. तो उनका जो विजन है वो स्मॉल है और वो वहीं तक खुश रहना चाहते हैं. उनका ड्रीम नहीं है पूरे एरिया पे कॉन्कर करने का. सो दैट इज वाई दे लेफ्ट. अब पूरा इंडिया जो खाली एकदम से अचानक से इंडिपेंडेंट हुआ, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक नई ट्राइब आई. फाइन, वी कॉल देम शकाज. इन जनरल इन इंग्लिश दे वर कॉल्ड एज द इंडो ग्रीक्स. तो इंडियन हिस्ट्री में उसको इन शक भी कहा गया है. तो इंडो ग्रीक्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. अब ग्रीक्स जो थे एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर वर ऑल्सो देयर इन इंडिया. After the death of Alexander, you already know that Seleucus led his daughter Helena to get married with Chandragupta Maurya. That is why there was a friendly alliance between the Mauryans and the Greeks. So अब जब मौर्यन डायनेस्टी नहीं रही तो अब ग्रीक्स के लिए कोई कंपल्शन नहीं है उस अलायंस को कैरी ओवर करने का. दैट इज द रीजन ग्रीक्स ने अब क्या किया, इंडो ग्रीक्स ने अटैक करना स्टार्ट किया. अब ये जो ग्रीक्स हैं वो प्योरली ग्रीक्स नहीं है, दे आर द इंडो ग्रीक्स. दैट मीन्स जो इंडिया और ग्रीक्स के बीच का जो एरिया है, बेसिकली अफगानिस्तान एंड इन बिटवीन ग्रीस तक जितने लैंड्स जाते हैं, ये उसके मल्टीपल ट्राइब्स हैं. ये ट्राइब का नाम शक ट्राइब है. फाइन. सो इन इंडो ग्रीक्स ने अटैक करना स्टार्ट किया इनटू दिस एरिया. तो अफगानिस्तान से वो एंटर करते हैं एंड 180 मतलब अराउंड 200 BCE से लेकर के पूरा 200 AD तक एक ह्यूज एम्पायर उन्होंने स्टैब्लिश किया फ्रॉम अफगानिस्तान टू गुजरात. One of the most popular ruler of this dynasty was Rudradaman, who was ruling over this area. After that, 100 BCE, अब कौन सा एरिया, नॉर्दर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं. आई शो यू दीज एरियाज इन द मैप ऑल्सो सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी. तो 100 BCE के आसपास अ न्यू डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश्ड. इट इज बिलीव दैट कि कुषाण डायनेस्टी जो है शायद से चाइनीज ओरिजिन की थी, यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे. एंड while they were on their mission to conquer the different parts of the world, कुशाना decided that they will be arriving to India. तो नॉर्दर्न इंडिया बेसिकली कश्मीर का जो एरिया था वहां पे कुशानों ने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की. दे एक्सटेंडेड देयर एम्पायर टिल मथुरा.
तो कश्मीर से मथुरा तक का जो एरिया था वो कुशानों के कब्जे में था। इनका मोस्ट फेमस रूलर था कनिष्क। कनिष्क ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। सो मौर्यंस के बाद बुद्धिज्म को आगे कैरी ओवर करने का काम कनिष्क ने किया। बुद्धिज्म वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान सेगमेंट इन द रूल ऑफ कनिष्क। एंड कनिष्क ने या कुशानों ने कह लीजिए दो इंपॉर्टेंट चीजें की इंडिया के लिए। फर्स्ट दे इंट्रोड्यूस अ गोल्डन कॉइनेज इन इंडिया एंड उन्होंने आर्ट का एक बहुत ही रिफॉर्म फॉर्म द गांधार आर्ट, अगर आप कभी आगे म्यूजियोलॉजी सब्जेक्ट कैरी ओवर करने के बारे में सोचेंगे तो आपको गांधार आर्ट बहुत स्पेक्टेकुलर आर्ट माना जाता है, उसको कैरी ओवर किया। तो जो बहुत सारे बुद्धिस्ट कल्चर्स दिखते हैं दे वर बेसिकली मेड इन गांधार आर्ट। तो जैसे अशोक ने स्तूप बनवाए हैं वैसे मैक्सिमम बुद्धिस्ट कल्चर्स कनिष्क के टाइम पे बने हुए हैं। तो ये प्रोपोगेट करने का काम कनिष्क ने किया। तो दैट इज हाउ कनिष्क बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट 4th सेंचुरी आते आते वी हैड अ न्यू डायनेस्टी इन मगध। शुंगों के बाद कण्व डायनेस्टी, इट इज ऑल्सो लेड बाय ब्राह्मण्स, दे रिप्लेस शुंग। एंड कण्वों के बाद इट वॉज द गुप्ता डायनेस्टी दैट इमर्ज्ड इन टू दिस एरिया। I have not mentioned Kanva here because they were not mentioned in the NCERT, but it's just for you to know in the chronology. तो 4th century में Shri Gupt, the founder of the Gupta dynasty, founded this dynasty in Magad. And Magad से ये dynasty expand करना start हुई because Guptas were ambitious, unlike the Shungas. They wanted to conquer the entire India, and वो Mauryan dynasty से भी बड़ा empire expand करना चाहते थे। तो चंद्रगुप्त I ने इस एम्पायर को एक्सपैंड करने का काम स्टार्ट किया। इस एम्पायर को और आगे तक, दैट मीन्स अराउंड सदर्न इंडिया भी कॉन्क्वर करने की कोशिश की समुद्रगुप्त ने। देन समुद्रगुप्त को ही कंपेयर करते हैं हम नेपोलियन से। इंटरेस्टिंग बात, समुद्रगुप्त बहुत पुराना है एज कंपेयर टू नेपोलियन, जो हार्डली 17th-18th सेंचुरी के पास आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट। एंड देन चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, उसको टाइटल असेंड किया गया था। आफ्टर दैट हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता। दीज वर सम ऑफ द इन्फ्लुएंशियल रूलर्स एंड इवन द स्कंदगुप्त वाज आल्सो देयर, राइट। सो गुप्तों ने एक नया टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। इट वॉज द सेम फ्यूडल सिस्टम जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। सो दे हैड अ फ्यूडल लॉर्ड्स जिनको वो सामंत कहते थे। सामंत का मतलब होता है जमींदार, और उन्होंने एग्जैक्टली फ्यूडल स्टेट्स को ऐसे ही सामंतों में डिवाइड किया था एंड दैट इज द वे दे यूज टू रूल। तो मॉरियंस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ा ऑल्टरेशन गुप्ताज ने किया। एंड गुप्ताज की जो पूरा एरिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मॉरियंस ने जहां बुद्धिज्म को एक पीक पे ले गए, सिमिलरली गुप्ताज कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। तो पुराणिक हिंदुइज्म जो कहते हैं, जो पुराणों का पूरा कंस्ट्रक्शन है वो गुप्तों के टाइम हुआ। तो अपने आप में अगर इंडियन लिटरेचर की बात करें तो कालिदास जैसे एक संस्कृतिस्ट भी गुप्ता पीरियड में ही थे। तो ऐसे कुछ रिनोन्ड चीजें हैं जो गुप्ता एज में हुई। सो दे हैव गिवन नॉट ओनली अ गोल्डन कॉइनेज, अ वेरी रिफॉर्म गोल्डन कॉइनेज, ऑल्सो अ ग्रेट पीस ऑफ लिटरेचर। मेघदूतम जैसे नाटक कालिदास ने लिखे गुप्ता एजेस में ही। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गुप्ताज का अपने आप में। एंड सदर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, सो देयर वर फ्यू किंगडम्स इन सदर्न इंडिया ऑल्सो। डेक्कन की बात करें, डेक्कन इज दैट एरिया विच इज पर्टिकुलरली द महाराष्ट्र। तो डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है उस एरिया में सातवाहन ने रूल करना स्टार्ट किया। सातवाहन का बेसिक ओरिजिन कहाँ का है इसको लेके अभी भी डिबेट्स होती हैं, दैट इज वाई इट्स नॉट बीइंग डिस्कस्ड देयर। सो सातवाहन्स में उनका सबसे फेमस रूलर है गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी, शातकर्णी इज हिज नेम एंड गौतमी पुत्र इज व्हाट इज द नेम ही हैज अडॉप्टेड। तो सातवाहन्स जो है मैट्रिलिनी फॉलो करते थे, दैट इज वो अपने नाम के आगे अपने फादर का नहीं बल्कि मदर नेम यूज करते थे। लेकिन ये मैट्रिलिनी सिर्फ नेम अडॉप्ट ही करने में थी। रूलर इनके यहाँ हमेशा मेल ही होता था एंड एक किंग के बाद हिज सन इज गोइंग टू असेंड द नेक्स्ट थ्रोन। तो बड़ी बायस सी मैट्रिलिनी थी एंड 200 BCE से 200 CE तक सातवाहन्स ने रूल किया। आफ्टर दैट 200 CE के आसपास कुछ और नए किंगडम्स इमर्ज हुए। दीज किंगडम्स आर कॉल्ड एज द तमिलकम किंगडम्स, फाइन। सो देयर वर चेराज which were they used to call themselves as Keral Putras. So that is how Cheras का kingdom बना Kerala. There were Cholas. Rajaraja Chol was one of the very famous ruler. So they used to be there in Tamil Nadu. Then there were Pandya kingdoms which were there also there in the southern Tamil Nadu portion. So basically Tamil Nadu को ही अगर देखें तो ये present day आंध्र प्रदेश and Tamil Nadu के बीच में and Pandyas entirely in the Tamil Nadu. तो ये तमिलकम kingdoms के नाम से हम इनको जानते हैं। And if you see in the map now properly, so you see it over here. ये पहले हम तमिलकम किंगडम देखेंगे। दिस किंगडम बिलोंग टू द केरल पुत्रास, द चेरास।
दिस इज व्हाट द चोलास किंगडम इज देयर, एंड पांड्यन किंगडम जो लिखा है इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर, फाइन। तो ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु का किंगडम इज चोलास। दिस small kingdom over here, if you'll also see in NCRT, the Pandyan kingdom must have been written over there because this is an older map actually. So this is what the Pandyan kingdom here got limited. Here is the Keralputra kingdom. You see the Deccan Satwahan kingdom is here. Shunga empire देख लीजिए, this Shunga empire got replaced, देखिए पाटलिपुत्र इनकी capital है, got replaced with the Kanva dynasty. After that the Guptas began to rule here. ऊपर देखिए जहां मथुरा लिखा है, सो मथुरा से लेकर यहाँ पूरा कश्मीर तक, दिस एंटायर एम्पायर इज द कुषाण डायनेस्टी एम्पायर। तो बेसिकली कुषाण एंड शुंग बॉर्डर शेयर करते हैं, शुंग बॉर्डर शेयर करते हैं सातवाहन के साथ भी, फाइन। ये जो पूरा लिखा हुआ है अलेक्जेंड्रिया ऑन द कॉकेशियस एंड अलेक्जेंड्रिया ऑन द इंडस, दिस एंटायर वेंट टू बैक्ट्रियन किंगडम, इंडो बैक्ट्रियन, दैट इज द इंडो ग्रीक्स। तो ये शक किंगडम के पास पूरा का पूरा एम्पायर आता है। सो शक, सातवाहन, Tamilkam, Shung, Kushan. Shung replaced by Kanv, Kanv replaced by Gupta. Gupta has finally emerged into what? Into a huge empire. Now slowly, gradually they'll demolish the Kushan dynasty over here. They'll capture some areas over here and Guptas will create a huge empire. Although the empire will never be created again as huge as what Ashoka had on his hand. But yes, there is going to be a huge empire after this now. Fine. So moving to the next topic from post notions of kingship. These are the famous rulers and the dynasties who have ruled in India after the Mauryans. So now let us go through the Indian coinage. Indian coinage and whatever the coin study that we do, for that there is a subject name that is called as numismatic. तो history की एक branch आगे जाके आती है into a numismatics and you become a numismatist once you study and you understand how to read the coins. So Indian coinage की शुरुआत हुई 600 BCE से। जो सबसे पुराने coins है इंडिया में, they are the punch marked coins. तो basically 5 अलग अलग टाइप की सील्स होती थी एंड मॉरियंस भी इन्हीं कॉइन को यूज करते थे। दीज आर द प्राइमरी कॉइन्स जो महाजनपद पीरियड में यूज होते थे। सो एवरीबडी हैड देयर ओन कॉइन्स एंड मॉरियंस ने बिकॉज एक वास्ट एम्पायर क्रिएट किया तो मॉरियंस कॉइन्स ही हैं जो मैक्सिमम जगहों पे मिलते हैं। दीज कॉइन्स हैड सिल्वर एंड कॉपर। कॉपर जो ओरिजिनली इंडिया में मिलता था, सिल्वर बिलीव किया जाता था क्योंकि बहुत ज्यादा माइंस तो सिल्वर की इंडिया में आज भी नहीं है। सो सिल्वर क्योंकि एक नेचुरल सोर्स नहीं है इंडिया के लिए, दैट इज वाई मोस्ट प्रोबेबली ये इंपोर्ट किया जाता था एंड दिस इज हाउ द कॉइन्स वर मिंटेड पर्टिकुलरली टू गिव अ शाइन टू द कॉइन्स। फाइन। 200 BCE के आसपास इंडो ग्रीक मतलब जो शक हैं वो कॉइन्स इंट्रोड्यूस करते हैं। दीज कॉइन्स हैड मोर अमाउंट ऑफ सिल्वर एंड लेस अमाउंट ऑफ कॉपर, सो दे बेसिकली लुक मोर सॉर्ट ऑफ द सिल्वर कॉइन्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडो ग्रीक कॉइन वो पहले कॉइन्स है इंडिया में जिसमें रूलर्स का नाम लिखा होता था, उनकी इमेजेस मिंट की गई होती थी। सो द इमेजेस वर मिंटेड एंड द नेम ऑफ द रूलर वॉज रिटन। तो ये फैशन जो होता था कॉइन्स में कि नाम लिखा होना चाहिए रूलर का और उसकी इमेज होनी चाहिए, दिस फैशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इंडो ग्रीक्स। 100 BCE आते आते कुशान्स ने कुछ 24 कैरेट के प्योर गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए इनटू देयर एम्पायर। इन गोल्ड कॉइन्स की स्पेशलिटी ये थी कि उसमें टाइटल मिंटेड किए जाते थे सच एज देवपुत्र, जो कुशान्स अपने आप को कहते थे। सो ऐसे टाइटल्स मेंशन किए जाते थे। इन सम ऑफ द कॉइन्स एट वन साइड ऑफ द कॉइन देयर वाज एन इमेज ऑफ द आइडल विच द कुशान यूज्ड टू वर्शिप एंड एट द सेकेंड फ्लिप ऑफ द कॉइन इट वाज द इमेज ऑफ द रूलर इटसेल्फ। सो इट लुक्स लाइक कि कुशान या तो अपने आप को भगवान समझते थे एंड आइदर दे यूज टू कॉल देमसेल्व्स एज सन ऑफ द गॉड, या वो अपने आप को भगवान से एसोसिएटेड समझते थे। वी आर कॉलिंग देम एज कि वो अपने आप को भगवान समझते थे बिकॉज कुशान्स ऑल्सो हैड लॉट ऑफ टेम्पल्स जिसमें वो खुद अपनी इमेजेस इंस्टॉल करते थे। कुशान के कॉइन्स दे आर वेरी सिमिलर टू द रोमन कॉइन्स, बट रोमन कॉइन्स पुराने नहीं है, राइट। 300 BCE के आसपास जब पूरा का पूरा रोमन पीरियड का स्टार्टिंग भी नहीं हुई है तो कुशान्स जो है उसके पहले से आना स्टार्ट हो गए हैं। सो रोमन कॉइन्स जो पर्टिकुलरली आपको पता है कि कॉन्स्टेंटीन का जब सॉलिडस आएगा तब जाकर के वो पॉपुलराइज होंगे, जो 4th सेंचुरी की बात है जब इंडिया में गुप्ता कॉइन्स चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कह सकते हैं दैट रोमन्स मस्ट हैव गॉट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम द कुशान्स एंड दैट इज हाउ दे मस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉइन्स सिमिलर टू देम। In 100 CE, there is a very small dynasty called Yodhir dynasty in Haryana. सो हरियाणा की यौधेय डायनेस्टी ने अपने लिए अलग से कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। दैट मीन्स ये डायनेस्टी किसी भी अलग डायनेस्टी के अंडर रूल नहीं कर रही थी। 400 CE के आसपास व्हेन द गुप्ता स्टार्टेड रूलिंग एंड उन्होंने एक ह्यूज एम्पायर क्रिएट किया, तो गुप्ता ने
अपने खुद के 24 कैरेट के गोल्ड कॉइन्स निकाले एंड सडनली 600 सीई तक आते आते जब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एपिसोड हम उसको मानते हैं कि इट्स कमिंग टू एन एंड, तो देन वी सी दैट देयर आर एक्चुअली नो न्यू गोल्ड कॉइन्स दैट वर मिंटेड इन इंडिया. सो इट लुक्स लाइक इट दैट देयर वाज इंडिया वाज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज लॉट ऑफ अ चाइनीज ट्राइब कॉल्ड हुन इन्वेडेड इंडिया एंड उन्होंने काफी लूटमार मचाई, बहुत ज्यादा ट्रेजरी हमारी लूट करके ले गए. तो उससे समझ में आने लगता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस था एंड गुप्ता डायनेस्टी डिमोलिश हो चुकी थी. सो देयर वाज नो न्यू पावरफुल डायनेस्टी दैट वाज कमिंग ऑल ऑफ अ सडन टू रूल. तो 600 सीई के बाद से सडनली कॉइनेज में एक अलग सा डिटेरिएशन देखने को मिलता है. सो यू सी हियर द पंच मार्क्ड कॉइन्स. लुक एट दिस कॉइन केयरफुली. 1 2 3 4 5 सील्स होती थी. तो पंच इसीलिए क्योंकि एक तो पंच किया जाता था एंड 5 अलग अलग तरह की सील्स हैं. ये एक मौर्यन कॉइन है जो 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स के 5 अलग अलग सिंबल्स दिखा रहा है. सो एवरी कैपिटल यूज टू हैव देयर ओन मिनिस्टर्स. तो उनके ये सील्स हैं एंड उन सबका मिला करके जो मौर्यन कॉइन है वो बनता था. तो दैट इज हाउ मौर्यंस के 5 प्रोविंशियल कैपिटल की 5 अलग सील्स, जो इसका मतलब है कि ये कॉइन जो है पूरे मौर्यन एम्पायर में चलेगा बिकॉज हर प्रोविंशियल कैपिटल ने इस पे अपनी परमिशन दे रखी है. यू सी दिस इंडो ग्रीक कॉइन. अब ये नया फैशन. सो द नेम ऑफ द रूलर, इमेज टू बी इंस्टॉल्ड, हिज नेम टू बी रिटन ऑन द टॉप. दिस इज व्हाट द इंडो ग्रीक्स हैव इंट्रोड्यूस्ड. दिस इज व्हाट द इंडो ग्रीक काइंड ऑफ कैप which they used to wear. Then see the next type of coins. These are the Kushan coins. Can you see the gold and the shining? Right? So इमेज में इतनी शाइन है, रियलिटी में कितनी होगी. सो दिस इज हाउ द कुशान किंग्स हैव शोन देमसेल्व्स. सो यहाँ पे दिस इज अ कुशान गॉड एंड गॉड के जस्ट नेक्स्ट. अब मैंने कहा जरूर कि वो बुद्धिज्म वर्शिप करते हैं, लेकिन दे ऑल्सो यूज टू प्रैक्टिस सर्टेन गॉड डीटीज. उसको हम सन को ही मानते हैं कि दिस इज व्हाट द सन वर्शिपर्स दे वर. सो ये कनिष्क है एंड नाम साइड्स में लिखा हुआ है कथफेसिस. कई बार कनिष्क अपने आप को कहते थे. सो दैट इज हाउ कुशान्स. यू सी द कॉपर कॉइन ऑफ योधेया डायनेस्टी. सो कॉपर का कॉइन. आफ्टर दैट सी द गुप्ता कॉइन्स. सो हियर दिस इज चंद्रगुप्त 1. हॉर्स के ऊपर जा रहे हैं तो दिखाया गया है. सो दैट मीन्स द हॉर्स वॉज अ प्राइमरी सिंबल ओवर हियर. यहाँ स्नेक दिखाने की कोशिश की गई है. सेकेंड इज अ इंटरेस्टिंग कॉइन. ये समुद्रगुप्त का कॉइन है. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ द गोल्ड. Right? So as Samudragupta had a more brighter empire, a more wider empire, that is how maybe the gold quality also increased. So here Samudragupta is playing veena. Veena बजाना उन्हें बहुत पसंद था एंड कई जगहों पे समुद्रगुप्त को मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हुए भी दिखाया गया है बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ राइटर. सो द पैशन ऑफ द किंग्स वर ऑल्सो डिस्प्लेड इन द कॉइन्स. नेक्स्ट गुप्ता कॉइन. ये विष्णु है और ये लक्ष्मी है. सो उनकी रिलीजियस बिलीव्स दिखाने की कोशिश की गई है. दे वर वैष्णविज्म प्रोपाउंडर. दैट इज व्हाट वी कम टू नो फ्रॉम दीज कॉइन्स. So if we just try to see by studying numismatics what exactly we come to know, so we can come to know about the chronology of a kingdom. वी कैन अंडरस्टैंड कि हम डेट पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से एंड हमें पता चल सकता है कि कौन सा किंगडम कितना पुराना था. सो वी कैन हैव अ कंप्लीट क्रोनोलॉजी कि मौर्यन ज्यादा पुराने हैं या गुप्ता ज्यादा पुराने हैं. वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन इवन दो वी से दैट कि मौर्यंस हैड अ वास्ट किंगडम एंड गुप्ता का किंगडम उतना बड़ा नहीं था जितना मौर्यंस का था. लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि गुप्ताज इकोनॉमिकली फार मोर प्रॉस्पेरस थे एज कंपेयर टू द मौर्यंस, क्योंकि पूरी कंट्री में गोल्डन कॉइन्स चलते थे ट्रांजैक्शन में. आप सोचिए गोल्ड कॉइन्स को हम एक आज की डेट में इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि व्हेन यू परचेज अ गोल्ड कॉइन इट्स एन इन्वेस्टमेंट. इमेजिन दैट टाइम पीरियड व्हेन इन इंडिया दे यूज्ड टू रन गोल्ड कॉइन्स एज अ करेंसी. तो कितनी प्रॉस्पेरिटी रही होगी कंट्री में. इसीलिए गुप्ता एज को कई बार गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा गया. गोल्डन पीरियड था वो इंडियन एज का. फाइन. एंड उसके बाद रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पता चलता है. जैसे हमें पता चलेगा कि कुशान्स के रिलीजियस बिलीव क्या थे, गुप्तों के रिलीजियस बिलीव्स क्या थे. ऐसी चीजें हमें बस कॉइन्स देख के पता चल जाते हैं. मेटल्स विच वर नोन टू देम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. देन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गोल्ड मेटल मॉरियंस को नहीं पता था, बट मे बी दैट मच ऑफ द एरिया दैट कवर्ड गोल्ड माइंस वॉज नॉट अंडर देम. दैट इज वन ऑफ द रीजन कि गोल्ड माइंस का लीस्ट एक्सेस होने की वजह से भी शायद ऐसा नहीं हो. ऑल्दो सुवर्णगिरी उनकी कैपिटल जरूर थी, लेकिन ये भी एक अपने आप में रिसर्च करने का टॉपिक हो सकता है कि फिर मौर्यंस ने क्यों नहीं गोल्डन कॉइन्स को इशू कर दिया जब उनके पास सुवर्णगिरी नाम की कैपिटल ही थी. तो मे बी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उतनी नहीं रही होगी. दैट इज वाई उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा. रूलर्स के इंटरेस्ट हमें पता चलते हैं. जैसे गुप्ता कॉइन्स में हमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखता है.
Similarly, we can come to know about the time period. So chronology form करते हुए we can also understand the time period of a particular ruler. That means we can understand कि Chandragupta I is the father और Samudragupta is the father of Chandragupta I. So हम chronology से भी पता कर सकते हैं और time periods की study करते हुए भी we can understand a lot of thing about the numismatics. Fine. So moving to the next topic now, that is the epigraphical evidence. So these questions which I am discussing one by one, they all are the 8 marks topics which are covered in board exams. So whether the post notions of kingship or the numismatics evidence or the epigraphical evidence, these are the kind of questions जो कई बार इस chapter से 8 नंबर के segment में board exam में पूछे गए हैं. Fine. That is why इन तीनों को हम एक साथ क्लटर करके पढ़ रहे हैं. सो एपिग्राफिकल एविडेंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर ये मिस्टर नहीं होते तो शायद पर्टिकुलरली इंस्क्रिप्शंस की स्टडी में ज्यादा दिमाग किसी ने लगाया नहीं होता. सो we must say thanks to Mr. James Prinsep. I have sent you an article on him too. James Prinsep ने बनारस के बारे में भी काफी सारी स्टडी की है. So James Prinsep ने जो है 1838 में डेसिफर किया ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को, एंड जिसमें उन्होंने पता लगाया कि अशोका वॉज कॉल्ड विद 2 नेम्स, देवनाम्पी एंड पियदस्सी. तो पाली प्राकृत लैंग्वेज यूज की गई थी एंड दीज वर द कॉमन लैंग्वेजेस जो उस टाइम के लोगों को पता थी. बाकी जो अपर क्लास था, ब्राह्मण और क्षत्रिय का क्लास, वो संस्कृत में ही बात करता था, बट जो वैश्य और शूद्र क्लास थे वो जनरली पाली प्राकृत लैंग्वेजेस में बात करते थे. इस टाइम तक हिंदी वगैरह का कोई स्कोप कहीं है नहीं दूर दूर तक. फाइन. और प्राकृत वगैरह का ही ऑल्टर्ड फॉर्म बाद में हिंदी लैंग्वेज है जो यूज होने लगेगी. सो ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स में ये लैंग्वेजेस में लिखा गया था. एंड देवनाम्पी पियदस्सी से ये पता चलता था कि अशोक वॉज क्वाइट पॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज सच टाइटल्स विच आर अज्यूम्ड बाय हिम वेरी gracefully shows that कि okay fine अशोका must be a lot popular. So जेम्स प्रिंसेप की जो स्टडी हुई इससे एक नया मोड आ गया एंड इससे ये लगने लगा कि एपिग्राफी कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ओनली टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री. सो देखिए एपिग्राफी कैसे काम में आती है. सो सबसे पहले यू सी सुदर्शन लेक. दिस इज अ गिरनार एडिक्ट. सुदर्शन लेक इंस्क्रिप्शन को हम गिरनार एडिक्ट के भी नाम से जानते हैं. गिरनार इज इन गुजरात. तो गुजरात की गिरनार में एक लेक थी जो किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने. फाइन. लेटर ऑन दिस लेक वॉज रिपेयर्ड बाई रुद्रदमन हु स्टार्टेड, दे वर रूलिंग, शकाज वर रूलिंग इन गुजरात. एंड उसके बाद इस लेक के आसपास की जो बाउंड्री थी उसको बनवाया चंद्रगुप्त सेकंड ने. नाउ दिस लेक वाज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लेक वहां गिरनार के लोगों के लिए एक अच्छा इरिगेशन का सोर्स थी. So rulers always used to take care of people, their needs. Even irrigation practices में इतना understanding थी कि they used to build lakes for them. This is something which we come to know about that. इसमें दूसरी चीज हमें पता चल रही है पूरी एक क्रोनोलॉजी कि मॉरियंस के बाद शक एंड शक के बाद गुप्ताज, they were ruling. And एक ऑनर भी दिख रहा है, एक सिस्टम दिख रहा है ऑनररी का. आज की डेट में आप देखिए एक रूलिंग पार्टी अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाती है, लेट अस अज्यूम कि आज की डेट में अगर बीजेपी ने कोई नया डैम बनवाने की कोशिश की एंड वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि नेक्स्ट इलेक्शन में अगर बीजेपी नहीं रूल करती है एंड कोई और गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट हो जाता है, सम अदर पार्टी स्टार्टेड रूलिंग, तो वो पार्टी शायद से बीजेपी को क्रेडिट भी ना दे